हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो आज हम चालू करेंगे सप्लाई का लेक्चर नंबर 5। तो देखो, कल हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, कल हमने कहाँ पर छोड़ा था पढ़ाई को। हमने डीडीपी पढ़ी थी। डीडीपी की दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एज पर 25 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर छोड़ा था और हमें कल स्टार्ट करना था शेड्यूल नंबर 3, दैट इज 7(1)(c। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे शेड्यूल नंबर 1, आई एम सॉरी, शेड्यूल नंबर 1 दैट इज 7(1)(c। ओके, सो हम चालू करेंगे आज शेड्यूल नंबर 1 से कि शेड्यूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसको चालू करने से पहले चलो कुछ बातें करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है शेड्यूल 1। मैंने आपको क्या बोला था, एक बार क्विकली आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो, इधर आ जाओ। हाँ, सबसे पहले मैं बोलता मैं आपको सप्लाई की डेफिनेशन बताऊंगा एज पर 7(1)(a। ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बोलता एज पर 7(1)(b बताऊंगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बोला मैं आपको 7(1)(c बताऊंगा। ठीक है, 7(1)(c दैट इज शेड्यूल 1। आज इसकी बारी आई है, आज आपको ये पूरा बता दूंगा। और 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई की डेफिनेशन बचेगी। फिर ये तीनों हमारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ये आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो सप्लाई की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग। आज हम 7(1)(c दैट इज शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। बस आपको इतना अंडरस्टैंडिंग की दिमाग में बैठ जाए कि सप्लाई की ये सारी डेफिनेशन है, इसलिए आपको बता रहा था मैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर हम अपना लिखेंगे। कंसेप्ट नंबर ये है हमारा 8। लास्ट कंसेप्ट था कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 8 दैट इज 7(1)(c, सेक्शन का नंबर शेड्यूल 1। ठीक है, अब देखो ये जो शेड्यूल नंबर 1 है ना, इसको हम ज़रा बताता हूँ आपको। S1 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स है। इसमें 4 पॉइंट्स है। इसको पॉइंट्स को बोलते हैं पैरा। ठीक है, शेड्यूल के पॉइंट्स को पैरा बोलते हैं। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। बस इतना है शेड्यूल 1। इसके बाद शेड्यूल 1 खत्म। ठीक है सर, ओके। तो सर आप शेड्यूल 1 तो बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन शेड्यूल 1 में मतलब कुछ नया क्या पढ़ेंगे, नया क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सही बात है। क्या मैं आपको बताता हूँ क्या नया पढ़ेंगे। क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी है जिस पर आप कंसिड्रेशन नहीं दे रहे, जिस पर आप कंसिड्रेशन नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सर। ऐसा एज पर सेक्शन 7(1)(c शेड्यूल 1 में लिखा है। ठीक है, कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी हैं जिन पर भले कंसिडरेशन ना दिया हो, भले कंसिडरेशन ना दिया हो रिसिपिएंट ने, लेकिन फिर भी उनको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, फिर भी उनको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। वो 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ज़रा नीचे करके। हाँ, बेटर बेटर, रेड पेन से। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एक्टिविटी क्या कर दिया मैंने। एक्टिविटी treated as supply even if made without consideration। देखो मैंने क्या बोला, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी है जिनको अगर करा जाए, जिन ट्रांजेक्शन को अगर करा जाए, तो उन ट्रांजेक्शन में अगर सप्लाई इन्वॉल्व, अगर उन ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है, तब भी हम उसको सप्लाई कंसिडर करे जाएंगे। वो ऐसी 4 एक्टिविटीज़ हमें 7(1)(c हमें बताता है। 4 एक्टिविटीज़ ऐसी हमें 7(1)(c बताता है। उन चारों के बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। पहले नंबर 1 को पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिन पर कंसिडरेशन ना हो तो भी उसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेके जय श्री कृष्णा। अपना पॉइंट नंबर 1 दैट इज पैरा नंबर 1 एज पर पैरा 1 शेड्यूल 1। ठीक है, ऑफ सेक्शन 7(1)(c। अच्छे तरीके से बोला है, मतलब इस तरीके से आप लिखोगे तो सही रहेगा। सीए में देखो मैं ऐसा लिखता था, बीकॉम में चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीकॉम में अगर आप ऐसा लिख दो तो सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो चलो पहला पॉइंट क्या है, पहला मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर या फिर डिस्पोजल disposal of business asset where ITC that is input tax credit, short form में लिख रहा हूँ, input tax credit has been availed on such asset। ठीक है जी, अगर मान लो,
अगर मान लो, चलो एक काम करता हूँ ना, पहले मैं आपको एक बॉक्स में ही समझाता हूँ, या लोगों को कुछ बोल देता हूँ। अगर आप आपके बिजनेस में कोई भी बिजनेस एसेट यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में आप कोई बिजनेस एसेट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने जब इस लैपटॉप को ख़रीदा होगा, आपने आईटीसी भी क्लेम करी होगी, ठीक है, आईटीसी भी क्लेम करी होगी, ठीक है। और आईटीसी क्लेम करने के बाद आपने उस बिजनेस एसेट को विदाउट कंसिडरेशन किसी को दे दिया। फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया इस बंदे ने, ठीक है, इस बंदे ने, जो भी जिसने भी बिजनेस चालू किया है, इसने मुझे दे दिया ये लैपटॉप, और मैंने इसको विदाउट कंसिडरेशन ले भी लिया। तो इस लैपटॉप को जो मुझे दे दिया फ्री में, इसको भी सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ। तो चलो एक आपको बॉक्स में समझाता हूँ इसको डीप में, ठीक है। क्या इसका मतलब है, समझ तो आ ही जाना चाहिए जो मैंने ये बात बोली थी, बट स्टिल फॉर सम स्टूडेंट्स, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। मैं भी थोड़ा धीरे था, तो मुझे पता है भाई। ये मैं हूँ शाश्वत, ठीक है। देखो कितना खुश हो रहा हूँ पढ़ाते हुए, है ना। होना भी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना यार, जीएसटी, ठीक है। अब देखो बात क्या है, ये अभी एक मिनट रुको, इसको हटाओ, इरेजर का है। बात ये है, मैंने बिज़नेस चालू किया। अब मैंने क्या किया ना, एक लैपटॉप ख़रीदा, एक लैपटॉप मैंने ख़रीदा, ठीक है, बिज़नेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांजेक्शन, सेकेंडरी वो बुक में नहीं है, लेकिन मैंने बोला था, याद होगा किसी को अगर, तो ये लैपटॉप मैंने ख़रीदा, ठीक है। तो इस लैपटॉप को मैंने जब ख़रीदा, ये था 50,000 का, 50K का, ठीक है, 50K रुपीज़। इस पर मैंने जीएसटी ऐड किया 5,000, दैट इज़ 10%। मेरी टोटल परचेज वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज़ 55,000 रुपये, है ना। 55,000 रुपये मेरी टोटल परचेज वैल्यू यहाँ पर आई। और यहाँ पर टैक्स इतना था, टैक्स इतना था, जीएसटी, दैट इज़ जीएसटी इतना था, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ। अब एक तो मैंने इस पर आईटीसी क्लेम कर लिया, मान लो यहाँ पे मेरा आउटपुट टैक्स, पूरे बिजनेस का मान लो, पूरे बिजनेस का आउटपुट टैक्स जो मेरे को देने की लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को, पब्लिक से कलेक्ट करके, दैट इज़ 1,00,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टैक्स, इनपुट की मेरी लाइबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 50,000 रुपये, और इसमें 50,000 में मान लो ये लैपटॉप का शेयर है 5,000 रुपये इनपुट टैक्स में, ठीक है। इनपुट में सब कुछ आता है, जो भी आप खरीद रहे हो बिजनेस को फैसिलिटेट करने में, वो भी आईटीसी आप उसकी भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आईटीसी में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जो चैप्टर है उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अभी मैं आपको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ये समझ लो, जो भी एसेट आप परचेज कर रहे हो, या जो भी आप बिजनेस में इनपुट परचेज कर रहे हो, उन सब पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। मतलब आपने जो भी टैक्स पे करा है, उसको आप एज इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, ठीक है। मतलब आउटपुट माइनस इनपुट करके आप गवर्नमेंट को पे करोगे, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें मान लो 5,000 रुपये हमारे 50,000 में लैपटॉप के हैं, ठीक है। तो नेट हमारा कितना आता है जीएसटी पेबल, दैट इज़ 50,000 रुपये, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट पागल है, क्या गवर्नमेंट पागल है? नहीं, खुद सोचो आप। मैंने क्या किया, लैपटॉप ख़रीदा, लैपटॉप को बिजनेस में फॉर एग्जांपल मान लो 2 साल तक यूज़ करा, 2 साल तक यूज़ करा, इसकी लाइफ थी 5 साल, ठीक है। 5 साल इसकी लाइफ थी, मैंने 2 साल यूज़ करा, इसका आईटीसी भी ले लिया, यहाँ पर आईटीसी ले लिया, टैक्स में बेनिफिट मिल गया, टैक्स मुझे थोड़ा गवर्नमेंट को कम देना पड़ा, गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ा। तो उस केस में क्या हुआ, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स कम गया, और मैंने ये फ्री में किसी को मान लो बाद में दे दिया, ये लैपटॉप फ्री में किसी को अपने घर पे ले आया मान लो, या किसी के रिलेटिव को मैंने दे दिया, या किसी को भी दे दिया फ्री में। एक तो मैंने आईटीसी भी क्लेम कर लिया और फ्री में दे भी दिया, बिजनेस में यूज़ भी नहीं करा। तो बिजनेस एसेट कैसे हो गया? अगर मैं इसको बिजनेस में यूज़ ही नहीं कर रहा, अगर मैं इस लैपटॉप को बिजनेस में यूज़ ही नहीं कर रहा, तो ये बिजनेस एसेट कैसे हुआ, मुझे ये बताओ। नहीं हुआ ना। तो गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपने कोई भी एसेट को, कोई भी बिजनेस एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है, और अगर आपने उसकी आईटीसी भी ले ली है, ठीक है, तो उस केस में हम इसको सप्लाई कंसीडर करेंगे, अगर आपने बिना कंसिडरेशन का ही क्यों ना सप्लाई करा हो, बिना कंसिडरेशन का ही क्यों आपने करा हो, ठीक है। समझ गए? अगर बिना कंसिडरेशन के मैंने किसी बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, अगर बिना कंसिडरेशन के मैंने किसी बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, और मैंने उसकी आईटीसी भी क्लेम कर ली, और उसकी आईटीसी भी क्लेम करी हुई है मैंने पहले, तो इसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पागल नहीं है। जब मैंने उस एसेट को बिजनेस के लिए यूज़ करना था और मैंने किसी को दे दिया, तो वो बिजनेस एसेट कहाँ रहा। लेकिन मान लो अगर मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया होता, अगर मैंने लैपटॉप को यहाँ पर आईटीसी क्लेम नहीं अगर मैंने लैपटॉप को यहाँ पे आईटीसी क्लेम नहीं करा होता, उस केस में जो मेरी लाइबिलिटी आती यहाँ पे 45,000 होता, 45,000, और यहाँ पर कितना था 55,000। तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब मैं लैपटॉप किसी को भी बांट दूँ, तब इसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा। सप्लाई तब कंसीडर किया जाएगा जब मैंने आईटीसी क्लेम करी हो और मैंने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया हो बिजनेस एसेट। अगर मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करा तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। बस ये पॉइंट इतना था, हो सकता है आपको समझ, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब पॉइंट नंबर 2 पर आता हूँ। इसको इससे ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, जो मोड आपको कंफर्टेबल लगे
डाउट पूछ सकते हो। आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। चलो सेकेंड पैरा, फर्स्ट पैरा हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पैरा इज डन, टिक, ठीक है। सेकेंड पैरा, सप्लाई, पहले लिख रहा हूँ सप्लाई ऑफ, मैंने ब्लू से लिखा था, अबे यार ब्लू से लिख देता हूँ, है ना। वाओ, कोई बात नहीं, ब्लू से सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टीज या पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। दैट इज डीडीपी, जो हमने डीडीपी पढ़ी थी ना इस पर 25 सेक्शन नंबर 25, वही, ठीक है। व्हेन मेड ICFP, मेड इन ICF, नहीं ये आई तो हो गया ना, when in made in course or furtherance of business, ICFB मतलब in course or furtherance of business। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को कंप्रेस करने में, तो आप कृपया करके अपनी नोटबुक में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें। अगर कर रहे हैं तो याद रखें कि पेपर में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। ICFP टीचर कुछ नहीं समझेगा क्या होता है, ठीक है। आपको लिखना है पूरा इसको, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन हाँ चलो ओके समझा देता हूँ पहले। हाँ सुनो, वो वाला पेन का है, ये रहा। देखो, अगर आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों रिलेटेड सप्लाई कर रहे, मतलब कोई भी गुड्स या सर्विस आपस में रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, इवन विदाउट कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो यहाँ पर मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, याद रखना ये सारी ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, ठीक है। मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो रही है। तो आप मान के चलो यहाँ पर गुड्स सर्विस या फिर दोनों सप्लाई हो रहे हैं बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन WC, ठीक है। और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है ये काम, तो इसको भी हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दोनों मेंबर ऑफ सेम फैमिली है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मान लो मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, हम दोनों मेंबर ऑफ सेम फैमिली है। अगर मैं इसको गुड सप्लाई कर रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर को, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ICFP में इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, ICFP में इसको गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर सर्विस ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम सप्लाई मानेंगे और इस पर GST लगेगा, इस पर GST लगेगा एज पर शेड्यूल 171C, ठीक है, एज पर शेड्यूल 171C, ठीक है जी। ये बताना चाह रहा था, एक तो ये वाला हो गया। अब डिस्टिंक्ट पर्सन, कल हमने DDP बहुत पढ़ा था, DDP क्या होता है, DDP क्या होता है। मान लो दो DDP है, एक DDP है दिल्ली में, एक DDP है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब DDP की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, DDP की डेफिनेशन क्या थी एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, क्या थी बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ। DDP की डेफिनेशन थी वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, वेयर अ पर्सन इज हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, more than one registration in a state or in more than one state or union territory, then for each such registration it shall be treated as deemed distinct person। ये उसकी एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 डेफिनेशन थी, ठीक है, DDP की। तो देखो मान लो DDP एक दिल्ली में है, एक हमारी DDP है महाराष्ट्र में। अगर इन DDP के बीच में भी गुड सप्लाई हो रहा है, जो मैंने कल एग्जांपल लिया था, गुड सप्लाई हो रहा है, उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रहे हैं आपस में विदाउट कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, तो इसको भी हम सप्लाई कंसिडर करेंगे, चाहे ये विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक है, इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे और इस पर GST लगेगा, इस पर GST लगेगा, ये बताना चाह रही है। अब देखो इसमें एक पॉइंट आ रहा है, बहुत अच्छा एक पॉइंट आ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा अपने दिमाग में, आपके दिमाग में कि ये रिलेटेड पर्सन किसको बोलेंगे, ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है बहुत अच्छा, उसको सुनो, रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोविजो है गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000। मैं जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करता हूँ अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप मत यूज़ करना, हाथ जोड़ के मेरी मोदी जी से गुजारिश है, बच्चे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें। मैं खुद बच्चा हूँ लेकिन आपको बच्चा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोलने में। हाँ चलो आप भी टीचर बन जाओ, फिर आप भी बोल पाओगे। इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर
not treated as supply of goods या फिर सर्विस और बोथ। ठीक है जी, हाँ जी। अब मान लो, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन होते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन होते हैं। पहले आपको बस ये बता दिया। एक मेंबर ऑफ सेम फैमिली, जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि मेरी फैमिली मेंबर का है, एक मेंबर ऑफ सेम फैमिली और एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया है नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन अ वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, भले वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, यहाँ पर क्या लिखा है ये देखो, अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू का कोई गिफ्ट दिया, तो अपने किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर की वैल्यू का कोई भी गिफ्ट दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, भले वो रिलेटेड पर्सन ही क्यों ना हो। इसकी आपको पॉइंट बता रहा था, ठीक है। ये पॉइंट आपको मैं बस बता रहा था, समझा रहा था। चलो, अब रिलेटेड पर्सन कौन होता है? वैसे तो देखो मेरे पास कितने पॉइंट्स यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर मेरी कॉपी में। मैं ये कॉपी साथ में रखता हूँ, ठीक है, कंसेप्ट वगैरह देखने के लिए एक बार कि आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो देखो ये 8 पॉइंट लिख रखे हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिए मुझे रेलिवेंट सिर्फ 2 लगते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 लिखवा रहा हूँ, जिसको अगर ज़्यादा हो कि मुझे जानना है, मैसेज में मैं आपको बाकी के भी भेज दूंगा कि ये मैंने लिखे हुए थे। सीए में लिखता हूँ, लेकिन बीकॉम के लिए 2 रेलिवेंट है, तो बॉक्स में आपको लिख रहा हूँ रिलेटेड पर्सन के 2 एग्जाम्पल्स जो बीकॉम में रेलिवेंट होंगे एज पर मी। क्यों आपका मतलब मैं फालतू में टाइम ज़ाया करूँ, ठीक है। एक तो आप समझ लो, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, और दूसरा आ गया अपना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको बस समझ लो कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड पर्सन हो गए, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। बाकी देखो और भी है, सिर्फ इतने नहीं है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में और भी आते हैं एज पर लॉ, बट मैंने आपको 2 लिखवाया जो कि रेलिवेंट मुझे लग रहा है बीकॉम ऑनर्स के हिसाब से है। चलो, ये भी हो गया, दैट इज़ हमारा पैरा नंबर 2 भी हो गया। अब हम अगले पे बढ़ते हैं, दैट इज़ पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 पर बढ़ते हैं हम। चलो एक मिनट, वेयर इज़ माई पैरा नंबर 3? हाँ, ब्लैक पेन नहीं, ब्लू से लिखा था मैंने, हाँ ब्लू। पैरा नंबर 3 देखो, पैरा नंबर 3 पहले मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स 1 2, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, where agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, ठीक है। एक तो ये समझाऊंगा, रुको। अब एक और, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, टू हिज प्रिंसिपल, where agent undertakes to receive such goods on behalf of principal, ठीक है जी। और ये दोनों होना चाहिए। एक और यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, where agent issues his own invoice, ठीक है। चलो अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको, बॉक्स भी बनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मतलब समझाता हूँ इसका, ठीक है। लेजर पेन ये रहा, देखो। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई
सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब देखो, इन शॉर्ट, प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, और आगे एजेंट, देखो, प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, और एजेंट अपने इन्वॉइस से अपना खुद का इन्वॉइस बना रहा है और आगे वो फाइनल कस्टमर को दे रहा है। ये पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। इसको बॉक्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, अपने एजेंट को माल दे रहा है और वो एजेंट आगे फाइनल कस्टमर को माल दे रहा है अपनी खुद का इन्वॉइस बना के, तो उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। अपना खुद का इन्वॉइस बना के बहुत जरूरी है। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का इन्वॉइस बनाया, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का इन्वॉइस यूज़ करा, प्रिंसिपल का ही इसी का इन्वॉइस यूज़ करा, तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एजेंट ने खुद का इन्वॉइस यूज़ करा है, भले विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दिया हो, तब भी उसको हम सप्लाई बोलेंगे। और यहाँ पर एजेंट यहाँ पर है, एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सामान रिसीव किया है अपने खुद के इन्वॉइस पर। एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सामान रिसीव करा है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल रिसीव करा है अपने खुद के बिहाफ पर, और प्रिंसिपल ने फिर आगे उसको सप्लाई करा है, प्रिंसिपल ने फिर आगे उसको सप्लाई करा है कस्टमर को, ठीक है। तो इस केस में भी इसको सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि एजेंट ने खुद का इन्वॉइस यूज़ करा है। ये बहुत पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंट ने खुद का अपना इन्वॉइस यूज़ करा हो, एजेंट ने खुद का अपना इन्वॉइस यूज़ करा हो, एजेंट ने प्रिंसिपल का इन्वॉइस यूज़ ना करा हो, अपना खुद का इन्वॉइस यूज़ करा हो। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट इस डेफिनेशन, इस पैरा की फाउंडेशन है, ठीक है। ये सप्लाई तभी माना जाएगा जब एजेंट खुद का इन्वॉइस यूज़ करता है और इस तरीके से करता है, ठीक है। चलो बॉक्स से हम समझते हैं, नोरा को लाते हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट। नोरा जी आओ, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, गुस्सा हो गई नोरा। ब्लैक पेन, हाँ। तो बताओ, अगेन मैं देखो डिस्क्लेमर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो अपनी कलाएं होती है सबकी, और मेरी जैसी ड्राइंग देखो बना नहीं पाओगे। अब देखो आपकी कोई और कला होगी, उस कला में आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। मेरी ये कला मैंने आइडेंटिफाई कर ली है, मेरी जैसी ड्राइंग कोई बना नहीं पाएगा। अगर आप मान लो मैच नहीं कर पाते ना, मैंने सुना है बच्चे रोते हैं ये सोच के कि हम सर जैसी ड्राइंग नहीं बना पा रहे। कोई बात नहीं यार, एवरीवन हैव डिफरेंट टैलेंट। ये एजेंट है, ठीक है, हाँ, एजेंट। ये अपना प्रिंसिपल है नोरा, ठीक है, प्रिंसिपल है नोरा, ये एजेंट है, और ये कस्टमर है। दोनों हंस रहे हैं, लेकिन इसका तो मैंने मुंह ही नहीं बनाया एजेंट का बेचारे का। चलो कोई बात नहीं, बन गई कस्टमर। देखो, नोरा टी शर्ट दे रही है एजेंट को, और एजेंट की टी शर्ट पास ऑन कर रहा है कस्टमर को। लेकिन 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 एक बहुत अच्छा पॉइंट, एजेंट अपना खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है, इनवॉइस इन हिज ओन नेम, ठीक है। प्रिंसिपल ने, देखो कहाँ गया, प्रिंसिपल ने एजेंट को टी शर्ट सप्लाई करी, और एजेंट ने फिर अपने इनवॉइस पर टी शर्ट कस्टमर को सप्लाई करी, ठीक है। इस डेफिनेशन से लिंक करो। प्रिंसिपल, एक मिनट, प्रिंसिपल, एक मिनट, वेयर, एक मिनट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, एंड एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट जो है सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, और अपना खुद का इनवॉइस भी इशू कर रहा है, ठीक है। समझ गए, इसको भी हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, सप्लाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। इवन इफ इट्स हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, इवन देन वी हैव टू कंसीडर इट एज सप्लाई, इवन देन वी हैव टू कंसीडर इट एज सप्लाई, फाइन। चलो आगे बढ़ो, अगला बॉक्स। हाँ जी, देखो कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कलाएं है ना, इसको मैं खुद कॉपी नहीं कर पाता, इसीलिए ना मुझे, मतलब कंप्यूटराइज वे में इसको कॉपी करना पड़ता है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इतनी जो अच्छी ड्राइंग है ना, कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ मैंने बना कैसे दी, तो मैं दोबारा इसको मैच नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया। कोई बात नहीं, जब मुझे दिक्कत हो रही है तो आप लोगों का क्या कहना। हाँ, तो यहाँ पर अपना है, यहाँ पर नोरा थी, यहाँ पर अपना एजेंट को बुलाते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अपने कस्टमर को बुलाते हैं, कस्टमर नहीं, ये वो था अपना, मतलब मिस्टर एक्स मान लो, ठीक है, सप्लायर एक तरीके से रॉ मटेरियल का।
रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है जी। ये हमारा एजेंट है, खुद का इन्वॉइस इशू कर रहा है। अगेन यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, इन्वॉइस इन हिज नेम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सुनो अब क्या हो रहा है। एजेंट भैया मिस्टर एक्स से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल दैट इज नोरा, और रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं नोरा को, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं नोरा को। रॉ मटेरियल मिस्टर एक्स से खरीद रहे हैं, हाँ रॉ मटेरियल मिस्टर एक्स से खरीद रहा है एजेंट, और अपना खुद का इन्वॉइस इशू कर रहा है और नोरा को दे रहा है रॉ मटेरियल, ताकि नोरा आगे टी शर्ट बना के सप्लाई कर पाए कस्टमर को सप्लाई कर पाए नोरा, ठीक है। इस डेफिनेशन से लिंक करते हैं इसको अब। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू receive such goods from the where agent undertakes to receive such good on behalf of principal। मतलब देखो प्रिंसिपल के बिहाफ पर, एक मिनट रुको इसको खत्म होने दो। देखो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट मिस्टर एक्स से सामान रिसीव कर रहा है, रॉ मटेरियल रिसीव कर रहा है, और रॉ मटेरियल फिर एजेंट दे रहा है नोरा को, दैट इज प्रिंसिपल को, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट एजेंट यहाँ पर इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर बी, पैरा नंबर 3 का पॉइंट बी, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर रॉ मटेरियल रिसीव कर रहा है और फिर प्रिंसिपल को रॉ मटेरियल दे रहा है ताकि वो टी शर्ट बना पाए, आगे कस्टमर को बेच पाए, ठीक है। वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर एजेंट अंडरटेक सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये पॉइंट था, ठीक है। चलो समझ आ गया होगा आपको ये दोनों पॉइंट। जिसको नहीं समझ आया मुझसे पूछ सकता है, इससे ज़्यादा मुझे एक्सटेंड करने की इसको नीड लग नहीं रही पर्सनली। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मैंने आपको बॉक्सेस में भी समझा दिए, शेड्यूल 1। एक पॉइंट बच रहा है, 2 पॉइंट इसके हो चुके हैं। टिक लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है टिक लगाने में मुझे। एक बच गया, फिर शेड्यूल 1 खत्म। यस चलो आओ, पैरा नंबर 4, लास्ट पॉइंट ऑफ शेड्यूल 1 एंड कंसेप्ट नंबर 8। उसके बाद सिर्फ 3 कंसेप्ट आई गेस बच रहे हैं, 3 से 4 मैक्स टू मैक्स, फिर ये चैप्टर खत्म। इम्पोर्ट, पहले लिख रहा हूँ, अरे ब्लू पेन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। सर ये तो सुना सुना लग रहा है, हाँ सुना सुना है लेकिन वो नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया। राइटिंग भाई माशाल्लाह। और सर आपने बोलता आप सही करोगे राइटिंग, मेरे को याद है, देखो अब देखो आपसे सही लिखूंगा अभी से, सॉरी। फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर भी, अरे भाई साहब थैंक यू सो मच भाई, अब बार बार आ जाते हो, इतने बड़े हो जाते हो। हाँ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। देखो एक सेकेंड, नॉट नाउ, ये मेरा जूम का सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं लिया हुआ, इस चक्कर में बस नोटिफिकेशन आ रही थी 10 मिनट की मीटिंग बची हुई है। कोई बात नहीं भाई, पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे। हाँ देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या फिर फ्रॉम एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सुनो सुनो सुनो, ये विदाउट कंसिडरेशन है। हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं 1, 2, 3 और 4 पैरा में, ये सब कुछ विदाउट कंसिडरेशन है। ये तो बात मान के ही चलना आप, ये तो बात मान के ही चलना। तो आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस बाय अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या फिर फ्रॉम एनी ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ठीक है जी। तो इसको मैं एग्जाम्पल सबको बताता हूँ, डबल डबल समझाने की नीड नहीं है, एक ही बार आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल से ही आपको बताता हूँ बॉक्स बना के। चलो ये फैमिली मेम्बर है, किसका है अभी बताता हूँ, यूएसए। ये दोनों यूएसए में है, ये यूएसए में इस्टेब्लिशमेंट है एक, ठीक है। ये यूएसए में एक फैमिली मेम्बर है, ये यूएसए में एक इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। ये दोनों यूएसए में है। हाँ अब यहाँ पर है हमारी इंडिया प्यारा,
ठीक है, इंडिया है। और यहाँ पर है लड़कों के टी शर्ट बेचने वाली बिजनेस वुमेन नूरा, ठीक है, नूरा को बेचनी है टी शर्ट, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ICFP, ठीक है। तो नूरा ने क्या बोला, उसको टी शर्ट जो उसको बेचनी है, ठीक है। तो नूरा ने कंसल्टेंसी सर्विस अपने फैमिली मेम्बर से इंपोर्ट करी USA से, ठीक है, सर्विस, और अपने इस्टेब्लिशमेंट से भी सर्विस इंपोर्ट करी, कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ हिज इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, एनी ऑफ दिस इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इसने सर्विस इंपोर्ट करी, ठीक है, ठीक है। तो भाई मेरी बात सुनो, अगर जब इसने नूरा ने सर्विस इंपोर्ट करी है, नूरा ने सर्विस इंपोर्ट करी है, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, नो कंसिडरेशन, दोनों को कोई कंसिडरेशन नहीं दी, नूरा ने वही बोल दिया वी आर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। लेज़र कहाँ गया, हाँ ये रहा। इन शॉर्ट ऊपर वाले पॉइंट से लिंक कर रहा हूँ, नूरा ने सर्विस इंपोर्ट करी, नूरा ने सर्विस इंपोर्ट करी फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया एंड फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, नूरा की इस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, नूरा ने सर्विस इंपोर्ट करी फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट एंड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको भी हम सप्लाई कंसिडर करेंगे इवन इफ इट इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 71C शेड्यूल 1 पैरा 4, ठीक है, इसको भी सप्लाई कंसिडर करेंगे। इसको बोलने का तरीका होता है ये, देखो जो सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर, एज पर शेड्यूल 1, उसके बाद आप जो भी पैरा आपको लिंक करना है पैरा 1, ठीक है, और अच्छा बनाना है तो ऐसे कर सकते हो, एज पर सेक्शन 71C ऑफ शेड्यूल 1, एज पर सेक्शन 71C शेड्यूल 1 पैरा 1 फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे भी लिख दो, दिक्कत नहीं है यार, बीकॉम का पेपर है, बस शेड्यूल ज़रूर मेंशन कर देना शेड्यूल 1, ठीक है, और पैरा कर दोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो मेन तो ये कंटेंट तो आपको मेंशन करना ही है, समझ आ गया होगा मैं आशा करता हूँ आपको। कोई सर्विस अगर इंपोर्ट करी जा रही है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देखो जो 71B था ना, 71B, ये देखो वहाँ पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, वहाँ पे था अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, वेदर और नॉट था वहाँ, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे था सप्लाई ऑफ, यहाँ पर फॉर कंसिडरेशन भी था, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट, चाहे हो चाहे ना हो, चाहे हो चाहे ना हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ICFP, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इंपोर्ट होनी चाहिए सर्विस की बिटवीन रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम एनी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, विदाउट में नहीं चलेगा, इन द कोर्स होना चाहिए, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के, बट विदाउट कंसिडरेशन, वहाँ पर विद कंसिडरेशन था, तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलो शेड्यूल 1 हमारा पूरा खत्म हो गया, कंसेप्ट 8 भी हमारा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा शेड्यूल 2 चालू करने का बारी आ गई है हमारी, शेड्यूल 2 चालू करेंगे हम, ठीक है। हाँ अगले पेज से सोच रहा हूँ उसको चालू करूँ, शेड्यूल 2 को, फ्रेश पेज, कंसेप्ट नंबर 9, concept number 9, that is section 71A schedule 2, शेड्यूल 2, ठीक है। देखो शेड्यूल 1 किस चीज़ की बात कर रहा था, एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन विच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज़ हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, इवन इफ इट इज़ हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन की भी अगर ये चीज़ें हो रही है, 4 चीज़ें, उसको हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2 ये बोलता है एक्टिविटीज़ या फिर ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ सर, बता रहा हूँ। शेड्यूल 2 ये बताता है, देखो अभी तक हमने ये समझ लिया कि सप्लाई किसको बोलते हैं, ठीक है, 71A से, 71B से, 71C से। अब ये बता रहा है कि किस ट्रांजैक्शन को, शेड्यूल 2 ये बता रहा है किस ट्रांजैक्शन को, किस एक्टिविटी या किस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर करें, मतलब इन ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और इन ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये चीज़ बता रहा है कि इन ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, इन ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, बस इतना सा काम बता रहा है, ठीक है। शेड्यूल 2 ये बता रहा है कौन इंसान लड़का है, कौन इंसान लड़की है। बहुत एग्जाम्पल अब सर ख़राब देते हो मत दिया करो ठीक है भाई अपनी बेइज्जती खुद कर लेता हूँ मैं, बताओ बहुत ख़राब एग्जाम्पल था, आई एम सॉरी। देखो शेड्यूल 2 ये बताता है कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई है
कुछ उनको बस हम ये बाइफरकेट किया हुआ है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, बस इतना काम है शेड्यूल 2 का। ठीक है जी। तो देखो, अब मैं सोच रहा हूँ शेड्यूल 2 का आपको मैंने ये चीज़ बता दी है। अब इसमें देखो ये भी बताया था आपको एक और चीज़, फिर इसको कल से चालू करेंगे। शेड्यूल 2, इसमें 6 पैराज है, जैसे उसमें 4 थे ना, इसमें 6 थे, 6 हैं, लेकिन बहुत ईजी है, छोटे छोटे और ईजी है। उसके बड़े थे थोड़े, लेकिन इसके बहुत ईजी है। 4, 5, 6, इसमें 6 पैराज हैं इन टोटल। ठीक है, तो ये 6 पैरा हम कल चालू करेंगे, पैरा नंबर 1 से पैरा नंबर 6 तक ये कंप्लीट करेंगे, और कल हम शेड्यूल 2 खत्म करेंगे पूरा। और उसके बाद शेड्यूल 3 बचेगा और कंपोजिट मिक्स सप्लाई बचेगा, पूरा खत्म। 3 चीज़ें बची है। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्लास पूरा खत्म। ये चैप्टर में देखो मैंने आपका इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लिया, सप्लाई में थोड़ा टाइम लिया। आई प्रॉमिस यू कि आगे वाले चैप्टर्स में आपको टाइम लगना नहीं है इतना। ठीक है, और इन चैप्टर्स में ना देखो आपको मेन सप्लाई समझना था, सप्लाई क्या होता है, किन किन ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगेगी। ठीक है, और कौन टैक्स देता है, आउटपुट माइनस इनपुट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको समझ ये नहीं आई ना, आगे आपको दिक्कत आ जाएगी। रिवर्स चार्ट जब पढ़ोगे, कंपोजिशन पढ़ोगे, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको टाइम लगा रहा हूँ पहले के कुछ चैप्टर्स में, 2 चैप्टर्स में। आरसीए में बहुत आपको ईजी लगेगा। इनफैक्ट आपको जब मैं आईटीसी पढ़ाऊंगा ना, तब आईटीसी भी आपको ईजी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको आईटीसी के बहुत कुछ यहीं पे बता दिया है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल देखो, हल्का टाइम जिसको जाना चले लो। ठीक है, ओके, क्योंकि अब कोई पढ़ाई की बात नहीं हो रही। हाँ देखो, मैं आपको जब सेक्शन नंबर 25 पढ़ा रहा था, देखो मैंने आपको ना रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें बता दी थी यहाँ पे। अब ये आपको हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। तो आपको लगेगा सर ने तो पहले बता रखी है। ठीक है, आपको मैं ना अभी दिमाग खोल रहा हूँ आपका, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ आपका। और आगे आपको टाइम इतना लगेगा नहीं, तो ये मत सोचो इतने में ही इतना टाइम लगा रहे हैं सर। इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो आगे के लिए। तो ये मत सोचना कि यार ये बहुत टाइम ले रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। धीरे नहीं चल रहा, मैं आपका बेस बना रहा हूँ। अब देखो आगे कितना आपको, मैं फास्ट भी चलूँगा तो भी दिक्कत नहीं होगी, फास्ट में चलने नहीं वाला, चलूँगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना टाइम अब आगे नहीं लगेगा जितना टाइम अभी लग गया है, क्योंकि आपका बेस बन चुका है। अब बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है, जीएसटी में आईटी जीएसटी, यूटी जीएसटी, एसटी जीएसटी, ये सब होता क्या है। ठीक है, इनपुट माइनस आउटपुट क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कौन से स्टेट में कितनी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, ये सब आपको पता लग गया ना। ऊपर ऊपर से इनको टेक्निकली तो पढ़ना है अब टाइम लगना नहीं है उतना। ठीक है, तो चलो, आशा करता हूँ आज आपको पूरा समझ आया होगा, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और कल हम चालू करेंगे शेड्यूल 2 और उसको ख़त्म करेंगे, और फिर 2 चीज़ें और बच जाएंगी। जय श्री कृष्ण।